नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये फाउंडेशन सीरीज़ का नेक्स्ट सेट मैं कराने जा रहा हूं। इसको आप पूरा देखिए और अपना स्कोर बताइए कि 25 में कितना आपका स्कोर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? किस भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं, मतलब प्राचीन भाषा कहिए या शास्त्रीय भाषा। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भाषा या शास्त्रीय भाषा है कितने, इनकी टोटल संख्या कितनी है। टोटल संख्या है 6 और इसमें 6 कौन कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में बार बार आता है। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, और उड़ीसी। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 आपको याद होना चाहिए। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसी। तो इसमें कौन सा नहीं है? कोंकणी नहीं है। तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़ीसी है, मलयालम है, तेलुगु है। ये आपको याद होना चाहिए। शास्त्रीय भाषा यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब और किस पुस्तक में भारत का राष्ट्रगान प्रकाशित हुआ? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, राष्ट्रगान से रिलेटेड और राष्ट्रगीत से रिलेटेड। तो राष्ट्रगान कब प्रकाशित हुआ था? जनवरी 1912 तत्वबोधिनी पत्रिका में। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। इसी प्रकार से राष्ट्रगीत भी आता है। राष्ट्रगीत ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कन्फ्यूजन नहीं करना है। आनंद मठ। और पहली बार कब गाया गया था? 1896। वो 1911 में गाया गया था। इसे कब गाया गया था? 1896 में। और किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। और राष्ट्रीय गीत गाया कौन था? तो गाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। गाए थे, लेकिन किस पुस्तक से? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक से। ये सब चीज़ें आप याद रखिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से रिलेटेड क्लियर हो जाना चाहिए फैक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एक तो प्रस्तावना में भी लिखा गया है, मौलिक अधिकार में भी है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी लिखा गया, डीपीएसपी में। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका विकल्प तीनों होगा। आर्टिकल 38 में लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो ये सब इसमें क्या होगा? ऑप्शन तीनों, 1, 2, 3। भारतीय नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना। बिहू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बिहू एक कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये कहाँ का है? असम का। असम में कौन कौन सा फेमस हैं? एक तो बिहू एग्जाम में आता ही आता है। अब ये काफ़ी रिपीटेड हो चुका है, लेकिन हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में रिपीटेड वाले ज़्यादा आते हैं। बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, बिहू, बगरुम्बा,
भोरताल, ओजपल्ली, ये है, इतना इम्पॉर्टेंट है, ओजपल्ली। बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, ओजपल्ली। उड़ीसा का ओडिसी ही एक है जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है। एक रंगाबाती भी याद कर सकते हैं, ओडिसी। अगर और कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आ सकता है रंगाबत्ती, बाती या रंगाबाती। दलखाई भी याद कर सकते हैं कि कई बार एग्जाम में आ सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रंगाबत्ती याद कर लीजिए। वेस्ट बंगाल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो कीर्तन है, कीर्तन नृत्य। एक बाउल है, बाउल कई बार एग्जाम में आता है, कन्फ्यूजन करता है कि बाउल। और एक गंभीरा याद रख लीजिए। ऐसे हर स्टेट का 2-3 आप याद रखे रहिए, बाउल, कीर्तन, गंभीरा। अगर आपको हर स्टेट का 2-3 याद है तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता है। 2-3, 3-4 ऐसे याद रख लीजिए। त्रिपुरा का क्या है, एक ही याद रखिए, होजागिरी। और किस जनजाति द्वारा गाया जाता है, किया जाता है, रियांग जनजाति। कई बार एग्जाम में आता है, रियांग जनजाति कहाँ पे है, रियांग जनजाति, होजागिरी, रियांग जनजाति। ऐसी चीज़ें आप याद रख लीजिए। हार्नबिल फेस्टिवल, हार्नबिल पर्व जो प्रतिवर्ष दिसंबर मास में आता है, ये किस प्रदेश में आयोजित होता है। हार्नबिल फेस्टिवल कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये कहाँ पे है, नागालैंड में। तो हार्नबिल है। और एक मोआत्सु है, हार्नबिल और मोआत्सु, ये नागालैंड का फेस्टिवल है। सिक्किम का फेस्टिवल कौन कौन सा है, लोसुंग और लोसार, ये बता चुका हूँ, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, लोसुंग और लोसार। हार्नबिल, मोआत्सु कहाँ का है, नागालैंड का। लोसुंग लोसार कहाँ है, सिक्किम का है। मेघालय का कौन कौन सा है, ये भी मैं बता चुका हूँ, वांगला, नोंगक्रेक, नोंगक्रेक, ऐसा कुछ है। हल्का हल्का हिंट आप याद रखेंगे, पूरा आप एक एक वर्ड नहीं याद करना है। बेहदियान कलान। मेघालय का पता चल गया, वांगला, नोंगक्रेक, बेहदियान कलान। सिक्किम का लोसुंग लोसार, नागालैंड का हार्नबिल, मोआत्सु। गोवा का एक फेस्टिवल आपको याद रखना है, सिग्मो। अब समझता हूँ आपको फेस्टिवल, मेन फेस्टिवल आपको याद हो गए होंगे। सिक्किम का दोनों याद रखिए, लोसुंग लोसार। मेघालय के वांगला, नोंगक्रेक, बेहदियान कलान। इसको 3-4 बार इसलिए बोल रहा हूँ, आपके माइंड में थोड़ा सेट हो जाए। नागालैंड का क्या है, हार्नबिल और मोआत्सु। भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और उसका कार्यकाल का निर्णय कौन करता है, तो इसके निर्णय कौन करते हैं, संसद। ऑटोनॉमस बॉडी है, इसकी नियुक्ति और कार्यकाल का निर्णय कौन करता है, संसद। निम्नलिखित में किसका पीएच मान लगभग 10 होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान कितना होता है, 14 के आसपास। और ब्लड का कितना होता है, 7.4। ये जठर रस का कितना होता है, 1.5 से 2.5 तक। ये काफ़ी अम्लीय होता है। ऐसे ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता, कुछ कुछ हैं जिसके पीएच मान एग्जाम में आते हैं। एक दो बार मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो इसलिए आ जाता है। इससे रिलेटेड मैं एक बार और क्वेश्चन बताया था, मिट्टी अगर एसिडिक है, मिट्टी अगर एसिडिक है, उसको नॉर्मल करने के लिए क्या मिलाया जाता है, एसिडिक है उसमें क्या मिला देते हैं, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर मिट्टी बेसिक है, मतलब क्षारीय मिट्टी है, ज़्यादा क्षारीय मिट्टी हो गई है, तो क्या मिलाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक याद रख लीजिए, एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मिट्टी एसिडिक है तो चूना मिलाएंगे, क्षारीय है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये भी एग्जाम बता चुका हूँ, एल्युमिनियम का। एक कई बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बॉक्साइट का, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक दो आपको और बताया था, क्रायोलाइट भी है इसका, क्रायोलाइट।
क्रायोलाइट और किसका है, एक एग्जाम में आ चुका है, कोरंडम फेल्डस्पार नहीं आता, क्रायोलाइट, कोरंडम और बॉक्साइट तो याद ही रखना है आपको, इसको तो भूला ही नहीं बॉक्साइट को। आयरन का क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ये भी एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका है, इसका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। जिंक का क्या होता है, जिंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूँ, कैलामाइन। कैलामाइन और हार्न सिल्वर तो सिल्वर कैलामाइन किसका, जिंक का। और सिल्वर का क्या होता है, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट। और हार्न सिल्वर तो उसमें सिल्वर लगा है, उससे पता चल जाएगा। तो अर्जेंटाइट सिल्वर का हो गया, कैलामाइन जिंक का हो। जिंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि पीतल किसका बना होता है, पीतल, तो ये किसका बना होता है, तांबा और जिंक का, तांबा प्लस जिंक। इसको ऐसे याद किए हुए थे हम जब पढ़ाई करते थे, पिताजी करके याद किए हुए थे, पिताजी। तो पी से हो गया पीतल, किसे बना है, तांबा और जिंक से। ये ट्रिक थी, पिताजी ट्रिक थी ये। अब याद आ गया, बता दिए, जिसको कन्फ्यूजन होता है वो याद कर लेगा, पिताजी, तांबा और जिंक। त से तांबा और जे से जिंक। वायुमंडल में CO2 लगभग कितने प्रतिशत है। एक तो इसमें कई बार परसेंटेज आता है, नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, 78% है। अब पॉइंट में मैं नहीं जा रहा हूँ, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन 20%, 20 पॉइंट समथिंग है। आर्गन 0.93। इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नाइट्रोजन का भी पूछा जाता है, ऑक्सीजन का भी। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 0.3। ये सब याद रख लीजिए, मेन यही हैं चारों। कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण धमनियों में कठोरता को क्या कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा जमा हो जाता है, इसीलिए आजकल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, आर्टियोक्लोरोसिस। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो जाता है तो ब्लॉकेज आ जाता है। इसी के लिए क्या पड़ रहा है आजकल, स्टंट पड़ रहा है ज़्यादा। जैसे है यहाँ पे ज़्यादातर ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की वजह से जम जा रहा है, तो इसको क्या कर रहे हैं, एक छल्ला डाल देते हैं। ये छल्ला क्या करता है, इसको थोड़ा फैला देता है, तो इससे क्या हो जाता है, स्पेस बन जाता है। और अगर ज़्यादा पूरा ब्लॉकेज हो गया तो इसको क्या करते हैं, इसको बाईपास कर देते हैं, यहाँ से जोड़ देंगे। तो ये हो गया, स्टंट डालना अलग चीज़ है, बाईपास सर्जरी अलग चीज़ है। स्टंट में क्या करते हैं, अगर 70% ब्लॉक है तो उसको क्या करते हैं, छल्ला डाल करके उसको फैला देते हैं, तो पूरा ओपन हो जाता है। लेकिन छल्ला डालने से एक चीज़ ये प्रॉब्लम आती है कि वो कुछ, एक तो छल्ला पड़ा रहता है अंदर, तो जब ब्लड फ्लो करता है तो बार बार टकराता है, तो एक हल्का हल्का भारीपन लगता है। थ्रोम्बोसिस भी कई बार एग्जाम में आता है। थ्रोम्बोसिस क्या है, रक्त का जम जाना, रक्त का थक्का जमना धमनियों में, रक्त का थक्का, क्लाट जमना। आर्कियोप्टेरिक्स, इनके बीच में संयोजी कड़ी। संयोजी कड़ी क्या होता है, जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। तो सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स। दो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स। और सरीसृप और स्तनधारी के बीच में क्या होता है, प्लेटिपस और एकिडिना। कई बार एग्जाम में आता है, 1 और 2 करके ऑप्शन देता है, इसमें दोनों सही होता है, एकिडिना। पक्षी और स्तनधारी में क्या होता है, एकिडिना। ये सब आप याद रखिए। इसको आता है 1, 2, इनमें से कोई नहीं, 1 और 2, तो इसका क्या ऑप्शन होता है, 1 और 2, सरीसृप और स्तनधारी वाले में बता रहा हूँ, प्लेटिपस और एकिडिना।
निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? तो जामा मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था। ये किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला और जामा मस्जिद कौन बनवाया था? शाहजहां। लाल किला और जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां। एक जामा मस्जिद आगरा में भी है, उसको कौन बना? उसकी उनकी शाहजहां की बेटी जहां आरा या आरा बेगम कुछ नाम है, आगरा में भी है। आगरा किला, अकबर, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा किसकी याद में बनवाए थे? गुजरात विजय की याद में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ये कई बार आपको कन्फ्यूजन करता है, इसका कई बार लोग राष्ट्रपति कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा बनाने की सलाह किसने दिया था? हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा बनाने का सलाह कौन दिया था? बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, एक तो लोकमान्य इनको कहा जाता है, चलो थोड़ा चीज़ बता ही देते हैं। लोकमान्य। और क्या किए थे इन्होंने? एक राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, इसीलिए हाँ, मुंबई में देखते हो गणेश उत्सव बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। स्टार्ट वहीं से, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव। केसरी, इनके जो समाचार पत्र थे केसरी, ये किस में था? मराठी में। और मराठा जो समाचार पत्र था अंग्रेजी में था। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और बुक का नाम क्या है? गीता रहस्य। गीता रहस्य। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ रहा है, एक बार एसएससी में आया था। एक और बुक का नाम क्या है? द आर्कटिक होम इन वेद। द आर्कटिक होम इन वेद, एसएससी में आया है, हो सकता है आ जाए एग्जाम में। ये सब चीज़ें हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करें तो ये किसके गुरु कहे जाते हैं? महात्मा गांधी के गुरु, राजनीतिक गुरु। राजनैतिक गुरु। और क्या? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। समाचार इनका क्या नाम था? द हितवाद। मतलब इसका क्या होता है? लोगों का पेपर। अखबार। इतना हो गया, ये इतना ठीक है। बीडी सावरकर के बारे में बात करें अगर, तो एक अभी मैं हाल फिलहाल में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था। ये अभिनव भारत एक संस्था है, अभिनव भारत से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या होगा? बीडी सावरकर। और एक बुक 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है एग्जाम में। एक क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड आता है कि मैजनी की जीवनी कौन लिखा था? इतना चीज़ें हैं। ये बुक का नाम याद रखिए, कई बार एग्जाम में आता है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अभिनव भारत से रिलेटेड कौन है? यही होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? तो एक क्वेश्चन आता है, आंसर क्या होगा? अरोड़ा आसफ अली। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, बहुत सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे, तो मेन रोल कौन अदा कर रहा था फिर? अरोड़ा आसिफ अली। इनको क्या कहा जाता है? नायिका। सरोजिनी नायडू से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आता है? एक तो ये महात्मा गांधी के साथ गई थी किसमें?
सेकंड कॉन्फ्रेंस में। और फर्स्ट क्या, महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल। और क्या, फर्स्ट भारतीय महिला आईएनसी अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस अध्यक्ष। वो भी किस अधिवेशन, 1925 कानपुर, ये भी एग्जाम में आता है। सुचेता कृपलानी फर्स्ट फीमेल सीएम, वो भी कहाँ की थी, यूपी की, फर्स्ट फीमेल सीएम। इतना चीज़ें हो गया, इतना बहुत है, शायद लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, 20 मिनट का हो गया। खरीफ फसल बोने का समय क्या है, खरीफ और रबी फसल ये जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ, इसमें क्या क्या आ जाता है, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली, धान। रबी में क्या आता है, रबी फसल, ये कब होता है, नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर। इसमें कौन कौन से, गेहूँ, चना, मटर, ये सब चीज़ें हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे एक खेत है, 1 बीघा मान लीजिए खेत है, अब इसमें 5 आदमी काम कर रहे हैं, घर पे 5-7 आदमी रहते हैं, काम करते हैं। इस पर 2 लोग चले जाएं, 3 लोग भी करते रहेंगे, 3 लोग चले जाएं तब भी 2 लोग करते रहेंगे। अब 5 कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें 3-4 तो ऐसे प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाएंगे। मतलब 5 की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें 5 लोग काम कर रहे हैं। 2 लोग रहते हैं तब भी काम कर ले जाते हैं, खेत वगैरह में देखते होंगे आप, लेकिन हैं कितने, 5 लोग काम कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बेरोजगारी बहुत पाई जाती है। छोटे छोटे खेत हैं लेकिन उसमें कई लोग लगे हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो ये सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। यहाँ पे लगभग कितने हैं, 6 लाख। कई बार सिक्किम ऑप्शन में न दे करके मिजोरम ऑप्शन देता है, मिजोरम। मिजोरम कितने हैं, 10 लाख। अरुणाचल प्रदेश कितने हैं, यहाँ पे हैं 13 लाख। और सिक्किम कितने हैं, 6 लाख। ये डाटा याद रखेंगे तो आपको कई बार सिक्किम ऑप्शन में न दे करके मिजोरम रहेगा। अगर मिजोरम भी हटाएगा तो अरुणाचल प्रदेश जनरली मिजोरम तक ही सीमित रहता है। फर्स्ट लास्ट 2 आप याद रखिए तो सही रहेगा। भारत में शहरों का XYZ वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। आप जो लोग जॉब कर रहे होंगे उनको XYZ पता होगा। तो मकान किराया स्तर होता है, ये सारे हाउस रेंट अलाउंसेज उस सिटी के हिसाब से मिलता है। एक सिटी है तो ज़्यादा मिलता है, वाई सिटी है तो कम। एक सिटी में कितना मिलता है, 24%। वाई सिटी में कितना मिलता है, 16%। जेड सिटी में कितना मिलता है, 8%। अब पॉपुलेशन कितनी हो जानी चाहिए, 50 लाख से अधिक। अगर 50 लाख से अधिक है उस सिटी में तब वो एक सिटी में आएगा। वाई सिटी 5 लाख से लेकर के 50 लाख तक पॉपुलेशन है तो वाई सिटी में, और 5 लाख से कम है तो जेड सिटी में। ये जो छोटे छोटे ज़िले होते हैं वो किस में आ जाते हैं, जेड सिटी में। जनजातीय नृत्य सोरा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से संबंधित है। यूपी में जनरली, यूपी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो कुछ नृत्य हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जो बुंदेलखंड वाले नृत्य हैं वही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में वही 2-3 ज़िले आते हैं, चित्रकूट हो गया, बादा महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, यही सब हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से नृत्य होते हैं, एक तो सोरा नृत्य आप लोग याद कर लीजिए। ऑप्शन में ऐसे ही देगा, बुंदेलखंड वाला एरिया एक अलग कर देगा तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक सोरा हो गया, एक राई हो गया, एग्जाम बहुत आता है। पूर्वांचल में क्या क्या होता है, धोबिया हो गया, एक हो गया धीवर, ये भी एग्जाम में आता है। एक
मिर्ज़ापुर में क्या होता है, कर्मा नृत्य होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, यूपी जी के में आता है। मिर्ज़ापुर में कौन सा नृत्य होता है, कर्मा। अब मिर्ज़ापुर सटे हुए ज़िले भी उसी में आ जाएंगे, कोई ऐसा नहीं एकदम मिर्ज़ापुर फिक्स ही हो गया। ब्रज वाले तो आप लोगों को पता ही होगा, झूला, चरकूला, रास लीला, ये कृष्ण से संबंधित है, तो उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें और कोई क्वेश्चन कराने लायक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द अपोजिट ऑफ वर्ड पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, कमी। अब इसमें देख लीजिए किसका मतलब अधिकता होते हैं, तो ऑपुलेंस मतलब अधिकता। फैमाइन क्या होता है, अकाल। लैकुना मतलब कमी। ड्राट मतलब सूखा। इंग्लिश जिसका वीक है, सब थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप याद रखिए। विच ऑफ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब आइडियम, एन एलिफेंट इन द रूम, मतलब एक ऐसी समस्या जो दिख तो रही है, ज्ञात तो है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट एन ऑब्वियस पर्सन, ऑब्वियस प्रॉब्लम। एक समस्या तो दिख रही है लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, उसको क्या बोलते हैं प्रोवर्ब में, एन एलिफेंट इन द रूम। BCC स्टैंड फॉर, इसमें क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये ईमेल वगैरह में काम आता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक खंभे की ऊंचाई 50 मीटर दिया गया है, किसी समय उसकी परछाई की लंबाई 50 फीट दिया गया, 50 फीट। लंबाई कितना है, 50 फीट, तो परछाई भी कितना दिया है, 50 फीट। और उस समय सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण, तो आप tan थीटा यहाँ पे लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 50 बटे 50 कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 1। और tan थीटा में किसका मान 1 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है। एक खेल में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 है। अगर लड़कियों की संख्या 212, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं लिया हूँ, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं लिया हूँ। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना, 4:5, और लड़कियों की संख्या कितना है, 212, और लड़कों की संख्या पूछ रहा है, यक्स मान लेंगे, गुणा कर देंगे, 212 गुणे 5 बटे 4, तो 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, तो 5 × 15, 5 × 25 = 26, 265 आ गया। ये सब चीज़ें हो गया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज। आप अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए और फोकस कीजिए अपना पढ़ाई पे, रिवीजन पे, सिलेक्शन आपका श्योर होगा। नमस्कार।